जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर शीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर शीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाहता हूं इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। और जारी बात है कि इसमें भारत को भी डिस्कस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के भारत के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, मुस्लिम दुनिया के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ और अमेरिका जो बहादुर है उसके साथ हमारे किस तरह के ताल्लुकात हैं। इस सिलसिले में मैंने सोचा कि कौन इससे मौजूद शख्स हो सकता है जिससे बात की जा सकती है। तो मैंने रिक्वेस्ट की प्रोफेसर डॉक्टर मोनिस अहमद, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2-3 दहाइयों जो प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो उनसे आज मैंने रिक्वेस्ट की है। प्रोफेसर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। सर, मैं जो पहला सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूं कि अगर सबसे पहले इमरान खान साहब की मैं आउटलुक देखना चाहूं, तो मुझे अपनी जाती राय में तो सर ये लगता है कि खान साहब या तो चांदे कि इस्लामी ममालिक में गए हैं, या चीन गए हैं, और या अमेरिका गए हैं। इसके अलावा तो दुनिया में वो कहीं गए नहीं है अपने 2.5 साल में। आप क्या समझते हैं, खान साहब की फॉरेन पॉलिसी आउटलुक क्या है? मेरे ख्याल में जो आउटलुक है उसमें दो चीज़ें हमें देखनी है। पहली चीज़ ये है कि वो बड़े इम्प्रेस थे। हम्म। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। मतलब जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और फिर इसके अलावा मलेशिया के और फिर बाकी जो है यूएई के। तो वो फिर चीज़ रिफ्लेक्ट करी थी कि वो ममालिक जिनके पास बड़े वसाइल हैं, जो अमीर ममालिक हैं, जो खलीजी रियासतें हैं और जो बाकी हैं, वो पाकिस्तान को बेल आउट करेंगे इकोनॉमिकली, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ख़राब जब उन्होंने इख्तियार संभाला। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक बुनियादी तब्दीलियां हैं खारजा पॉलिसी में, अमेरिका के हवाले से, भारत के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, और जो मुस्लिम ममालिक है उसमें मुझे कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आई। और हम्म। वो तब्दीली जो है, देखें, इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो सबसे बड़ा जो जो सान्या हुआ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, जिससे ये पता चल गया कि हमारी जो दुनिया में एक असर रसूख होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, हम्म। उसको फिर पार्लियामेंट से पास करवा लिया, आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, और फिर इसके अलावा लद्दाख, जम्मू और कश्मीर को भारत में जम कर लिया। तो ये जो सुकूत कश्मीर है, ये जो फॉल ऑफ कश्मीर है, वो भी तो आखिर उनके ज़माने में हुआ। और खारजा पॉलिसी की बात करते हैं कि किस तरीके से ये कहा गया कि हर जुमे को पाकिस्तान में जो है वो मुजाहरे होंगे कश्मीरियों की साथ यकजहती के लिए। शुरू के दो दो जुमे, 3 जुमे तक तो होता रहा, उसके बाद खत्म हो गया। तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की नाकामी जो है वो तो कश्मीर की लग रही है खारजा पॉलिसी में, कि हम बिल्कुल इस बारे में ये तय नहीं कर सके कि हमें आखिर करना क्या है। कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जो है उसका एक गैर रस्मी इजलास होता है, जिसमें सिर्फ जो जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ा है उसको सिर्फ डिस्कस किया गया। कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यूएन के चार्टर में लिखा हुआ है कि कोई भी रुकन मुल्क जो है वो सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर सकता है, जनरल असेंबली का कर सकता है, स्पेशल सेशन, इमरजेंसी सेशन। मगर पाकिस्तान ने ये नहीं किया। तो इससे तो ये जाहिर हो गया कि शुरू में तो बड़े खान साहब, इमरान खान साहब बड़े जज्बाती थे, और वो ये कह रहे थे कि दुनिया जो है वो मजबूर कर देगी भारत को कि वो अपने फैसले में नजरसानी करे। और हमारा मौक़िफ़ जो कश्मीर के बारे में है वो वक्त साबित करेगा। वो बात एक तरह से सही है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसके हाउस ऑफ कॉमन्स में सारा ओवेंस, जो कि लेबर पार्टी की रुकन है, उन्होंने बड़ी ही अच्छी तकरीर की कश्मीर के बारे में। मगर तकरीरों से नहीं होता, अमली उससे कदम जो है वो उठाना। दूसरा बड़ा सेटबैक फॉरेन पॉलिसी का हुआ जबकि पिछले साल इमरान खान साहब ने हामी भर ली कि वो जो है कुआलालंपुर में जो समिट होगी मुस्लिम कंट्रीज की, इसमें टर्की, ईरान, खतर, मलेशिया और पाकिस्तान भी शामिल होंगे, यानी 5 ममालिक का। और वो बुनियादी जो तस्वुर था वो था तुर्की के जो सदर हैं एर्दोगान साहब, उनका था
कि ओआईसी से उम्मीदें दम तोड़ गई थी कि ओआईसी जो है वो कायदाना सलाहियतें जो है वो उसको नाकाम रही। तो कुआलालंपुर में एक मुस्लिम जो कलीदी मुस्लिम मालिक हैं उनकी समिट हो, और उसमें जो मुस्लिम वर्ल्ड को जो मसाइल हैं खास तौर पे जिसमें कि जो सीरिया का मसला है, फिर अफगानिस्तान का है, फिर इराक का है, और जो मुस्लिम माइनॉरिटीज के जो इश्यूज हैं वो इस्लामोफोबिया का। तो हुआ ये कि फिर दबाव पड़ा इमरान खान साहब पे, प्राइम मिनिस्टर साहब पे, सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से। तो उन्होंने अपनी जो शमूलियत थी कुआलालंपुर की समिट में कि वो मनसूख कर दी। तो ये तो मेरे ख्याल में एक यू टर्न थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उससे पाकिस्तान का जो एक इमेज है कुछ हलकों में वो मुतासर हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल गुजर गए, मगर अफगानिस्तान के मसले पे आप देख लें कि जो अमेरिका के जो सफीर हैं रिकन्सिलिएशन के, जो जल्मे खलीलजाद जो है वो अफगान अमेरिकन हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। मतलब 70 की दिहाई से आप उनका आप देखें तो उनका एक असर रसूख जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट में नजर आता है, वो असर रसूख जो है वो कांग्रेस में नजर आता है, वो पेंटागन में नजर आता है। तो वो पाकिस्तान का मुसलसल दौरा कर रहे हैं। यानी सितंबर से आप देखें, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर महीने वो पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पे आके वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से करते हैं और ऑफिशियल से करते हैं। तो वो चाहते क्या है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान के? कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को राजी कर दे कि वो वहाँ पे जो एक इंटरिम गवर्नमेंट है काबुल में, उसमें शमूलियत इख्तियार कर लें। तो वो तो खैर पाकिस्तान के जो है वो इतना तो उसका क्लाउट है नहीं तालिबान के कि उनको मजबूर करें, कि वो तो किसी की बात ही नहीं सुनते। तो ये जो इश्यूज हैं इसमें हमें मतलब ये देखना पड़ेगा, किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी उस वक्त कामयाब होती है जबकि वो अंदरूनी तौर पे जो है मुस्तहकम हो, माशी मुस्तहकम हो, सियासी तौर पे मुस्तहकम हो। तो अगर वो अदम इस्तेकाम का शिकार है, उसकी मईशत कमजोर है, उसके अंदर सियासी इंतशार है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, असरअंदाज होता है अपनी उस मुल्क की खारजा पॉलिसी पे। तो ये मसाइल इमरान खान साहब के हैं कि वो सियासी और इक़्तिसादी जो मैदान है दोनों में जो है वो बड़े जो है वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से खारजा पॉलिसी। और तीसरी मैं बात ही कहूंगा कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो हफ्ते में 2 दिन तो मुल्तान होते हैं, वीकेंड पे। वो क्यों जाते हैं वहां पे? उनका हल्का है वहाँ, वो वहाँ के बड़े ही इन्फ्लुएंशियल वो है। तो वो यानी कि हफ्ता इतवार जो है आप मॉनिटर करें, आपको तकरीबन 2.5 साल में उन्होंने तकरीबन 2-2.5 महीने तो मुल्तान में गुजारे होंगे। मुल्क जो है वो बहुत बड़े बड़े बहरानों का शिकार रहा है, खारजा पॉलिसी के बड़े चैलेंजेस है। और वो जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है वो मुल्तान में सियासी सरगर्मियां वहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी मुझे सूरत लगती है कि जो हमारा एक, और ये अभी की बात नहीं है। पहले भी आप ये देखें कि नवाज शरीफ के जमाने में जब वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर थे तो फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं था, इंटीरियर मिनिस्टर कोई। तो फिर बाद में ख्वाजा आसिफ साहब को जो है वो फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। तो इसलिए जो तरजीहात हैं हमारे यहाँ वो खारजा पॉलिसी के उसमें वो कोई खास इतनी वाजे नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो एक पिवटल स्टेट है। जो पिवटल स्टेट होता है उसके लिए जरूरी होता है कि वो उसके अंदर महारत हो खारजा पॉलिसी की, उसके थिंक टैंक्स, उसके पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च सेंटर्स, उसके उसका फॉरेन ऑफिस, उसकी पार्लियामेंट, वो सब मिलजुल के जो है पब्लिक ओपिनियन प्रेशर ग्रुप्स, वो मिलजुल के खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए जो एक एडहोकिज्म है फॉरेन पॉलिसी का कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो बनती कहाँ है, ये भी एक मौमा है कि क्या वो जीएचक्यू में बनती है, क्या वो फॉरेन ऑफिस में बनती है, क्या वो पार्लियामेंट में बनती है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उसमें बहुत ज्यादा वो है मुलव्वस हैं। तो इसलिए ये मौमा जब तक हल नहीं होगा तो उस वक्त तक मेरे ख्याल में हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो उस पर एक सवालिया निशान रहेगा। बिल्कुल, आपने सर पूरा एक इहाता किया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का पिछले 7-8 मिनट में, और जारी बात है आपने पूरे अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। सर अगर मैं यहीं से सवाल ले लूं, मैं चाहता हूं कि अब जो बातें आपने उसको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम एक एक क्वेश्चन करके थोड़ी थोड़ी देर में अगले 15-20 मिनट में हम डिस्कस करें। सर ये जो सवाल है पाकिस्तान में किया जाता है और बाहर से भी किया जाता है, भारत करता है, अमेरिका करता है, सारे करते हैं जी, फॉरेन पॉलिसी कहाँ बनती है?
पार्लियामेंट में तो वो जो जो हमारी कमेटीज हैं, नेशनल असेंबली कमेटी फॉर फॉरेन पॉलिसी और सेनेट की जो है, उन्होंने तो कभी इजलास ही नहीं बुलाया। मुझे तो कभी, मैंने तो कभी देखी नहीं कभी इजलास में बात भी हुई हो। एक बात, पार्लियामेंट में कभी बड़ा पैमाने पे फॉरेन पॉलिसी पे तभी बात होती है जब कोई नेशनल क्राइसिस हो जाए, ठीक है। तो पीछे रह गए फॉरेन मिनिस्टर, वो आपने कहा है आधा टाइम तो मुल्तान होते हैं, तो आधा टाइम चलो फॉरेन ऑफिस लगा हुआ है। लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है जी कि जो आपके अनइलेक्टेड ऑफिस है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसी में। तो ये जो अनइलेक्टेड ऑफिस का इन्फ्लुएंस है, ये इसलिए है कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, या आप समझते हैं कि वो हिस्टोरिकल एक इन्फ्लुएंस रहा है तो वो इसलिए है सर? देखिए, इसमें एक बात यह है कि कुछ दिहाइयों से जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट है, उसने कुछ नो गो एरियाज बनाए हुए हैं। और हमें ये बात खुल के करनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में है। वो नो गो एरियाज कौन से हैं? ये बेनजीर के ज़माने से शुरू हुआ। उनकी जो पहली हुकूमत थी 1988 की हुकूमत, उनको इसलिए दी गई कि जब उन्होंने मतलब ये एक्सेप्ट किया, तैयार हो गई कि वो नो गो एरियाज जो हैं उस पर उनकी हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी, जिसमें न्यूक्लियर इशू है, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें भारत है। ये चार ऐसे नो गो एरियाज हैं जिसमें के जो हमारी वो है सियासी जो क़यादत है, जो सिविलियन बालादस्ती है, वो नजर नहीं आती। तो अब रह गए बाकी इश्यूज फॉरेन पॉलिसी के। अगर आपको किसी लातीनी अमेरिका के मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, या अफ्रीका के साथ, या मशरकी बईत के साथ, तो वो ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो नो गो एरियाज हैं, जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, उस पे तो जो इनपुट है वो आप दे दें, मगर जो फैसला है वो कोई और करेगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी सेनेट की, और फिर उसके अलावा जो इसमें नेशनल असेंबली की वो कमेटीज बनी हुई हैं, मगर हमारे यहाँ लोगों में शऊर जो है खारजा उमूर के बारे में वो इतना है भी नहीं। और फिर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इवन जो आपके तरक्की पजीर ममालिक हैं, भारत है, मलेशिया है, चाइना है, बहुत बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, वहाँ पे ये होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी एकेडमिया से, यूनिवर्सिटी से, और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में, उनको एंगेज किया जाता है। यानी डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो हैं, जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे निक्सन के ज़माने में, फिर उसके बाद वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए निक्सन की दूसरी टेन्योर में। वो बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कॉन्डोलीजा राइस, जो कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी। तो हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जो जिनका उबूर है, जिनकी महारत है, जिनकी इंसाइट है, जिनकी नज़र है खारजा उमूर के चैलेंजेस के बारे में, उनको बहुत कम ऑन बोर्ड लिया जाता है। तो जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे एक्सपर्ट्स को, उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि खारजा पॉलिसी की जो सिमत है वो वाजे हो सकेगी। तो अब सवाल ये है कि जो खला है हमारे यहाँ खारजा पॉलिसी में, बहुत बड़ा खला है। और जो जो आप कह रहे थे कि जो पार्लियामेंट है वो उस वक्त जो है वो डिस्कस करती है जबकि बहुत बड़ा बहरान हो, कोई क्राइसिस हो, जैसे पुलवामा का था, वो इशू था। इसके अलावा मगर मुझे नहीं लगता कि कारगिल का जो क्राइसिस था 1999 का, उस वक्त तो पार्लियामेंट थी, मगर पार्लियामेंट ने क्या डिस्कस किया उस पर? अ, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो जो बड़े अहम बहरान हैं, उसमें हमें पार्लियामेंट का जो किरदार है, उसकी वजह ये है कि हमारे जो जो मेंबरान हैं सेनेट के और जो नेशनल असेंबली के, उनको या तो दिलचस्पी नहीं है, या उनकी सही। महारत नहीं है, या उनको वो संजीदा नहीं है। तो हम्म। जो लोग मैटर करते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है और जिसमें कि मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट है, वही समझते हैं भाई कि ये चूंकि ग्रेस्प नहीं कर सकते इन टेक्निकलिटीज को, सेंसिटिव इश्यूज को, इसलिए उनको बाहर ही रहने दें, तो वो हम्म। मार्जिनलाइज हो जाते हैं। मगर ये मेरे ख्याल में गलत सोच है। इसमें ये जरूरी है कि जो थिंक टैंक्स हैं खास तौर पे, और जो नॉन इलेक्टेड इलेक्टेड लोगों को कहा है, जो नॉन इलेक्टेड हैं, वो लाए ही इसलिए गए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद नहीं है इलेक्टेड लोगों पे। अब अगर अगर फॉरेन मिनिस्टर पे एतमाद नहीं हो, और आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है रखा हुआ है, उसकी बात जो है वो ज्यादा
फौकियत रखती है, क्योंकि उनका मुताला बहुत है। बात तो हम्म। सही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका मुताला बहुत है, उनका उनका काम है। तो क्या वजह है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने ज्यादा हमें नजर नहीं आते कि इनके अंदर जो सलाहियत है खारजा बूर के बारे में। तो वो तो एक कल्चर है, जब तक तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान का, उस हाँ, वक्त तक जो दाखिली कल्चर है, जो सोसाइटी का कल्चर है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी को। बिल्कुल ठीक है। अभी सर मैं एक छोटा छोटा सवाल लेना चाहता हूँ भारत पे और मुस्लिम वर्ल्ड पे और इस पे। सर अभी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को भारत के हवाले से क्या करना चाहिए। आपने सकूत कश्मीर की बात की, नरेंद्र मोदी बात नहीं करना चाहते, डायलॉग ओपन नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग खत्म हो गया। आगे आप क्या समझते हैं खान साहब को क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी जो शिमला मुआहदा है उसको भी खत्म कर देना चाहिए, लाहौर डिक्लेरेशन को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उन चीजों को तो अब फायदा ही को नहीं रहा जब भारत यूनिलैटरली सारे फैसले कर रहा है। व्हाट डू यू सजेस्ट, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए भारत के हवाले से? देखिए, भारत के हवाले से, क्योंकि आपने एक चीज उसमें मेरे ख्याल में मेंशन नहीं की। जो आपने कहा कि लाहौर डिक्लेरेशन खत्म कर देना चाहिए, शिमला पैक्ट खत्म करना चाहिए, एक और भी है बड़ा तारीखी मुआहदा सन 60 का, इंडस वाटर ट्रीटी। हाँ जी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक बहुत बड़ा एक वो था, मुआहदा था एतमाद पैदा करने के लिए। जो पानी का तनाज़ा था भारत पाकिस्तान का, उसको हल करने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है। मतलब सीधी सी हम्म। बात यह है कि अब सूरत हाल इस नहज पे पहुंच गई है कि सारे दरवाजे तकरीबन बंद हो गए हैं। जो आप हम्म। कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो है, हम्म। ट्रैक 1 तो खत्म हो गया ना एक तरह से। तो हम्म। या तो ट्रैक 2 शुरू करें। ट्रैक 2 का मतलब ये है कि जो लोगों को पता भी है कि किसी हद तक, कि नॉन ऑफिशियल्स के दरमियान डायलॉग विद द सपोर्ट ऑफ ऑफिशियल्स। हम्म। मगर पाकिस्तान अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि भारत जो है, मोदी रिजीम जो है, वो हम्म। लचक का मुजाहरा ना करे। हाँ, हाँ। बदकिस्मती से भारत जो है उनके हाथों में है, जो कि इंतहाई कहना चाहिए शिद्दत पसंद, हम्म। इंतहा पसंद, और हम्म। और गैर लचकदार हम्म। अप्रोच, चाहे वो कश्मीर के उस पे हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ। और वो उनको मसला जो है, वो पाकिस्तान ये कर सकता है हम्म। कि सार्क का जो है सारा सिलसिला, हम्म। कि जिस तरह से भारत ने सार्क को सबोताज किया हम्म। 2016, और 3 ममालिक के साथ मिलके, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, इनके साथ हम्म। मिलके सार्क समिट का बायकॉट कर दिया, जो कि इस्लामाबाद में होने वाली थी नवंबर 2016 को। तो पाकिस्तान जो है वो एक्सपोज करे खित्ते में जो ममालिक हैं, जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव्स है, अफगानिस्तान है, एक्सपोज करे। भूटान तो जाहिर है मुश्किल है, क्योंकि वो तो एक भारत का एक तरह का वो है, बहुत बड़ा पुराना इत्तेहादी है, वो तो साथ नहीं देगा। मगर श्रीलंका, नेपाल, किसी हद तक बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 4 ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान अप्रोच कर सकता है, जिनको ये कह सकता है भाई कि भारत की वजह से सार्क का जो सारा सिलसिला है, जो जनूबी एशिया में ताउन, अमन और सलामती के लिए, और सार्क ने बड़ा काम भी किया है। सार्क को 35 साल हो गए तकरीबन, उससे भी ज्यादा हम्म। हो गए। तो इसलिए एक तो वो चीज है कि जो खित्ते हम्म। में भारत को तनहा करने के लिए, तनहा करना भारत को। मगर जाहिर है कि भारत ने भी तो बड़ी मतलब चालाकी से ये किया है कि बिम्स्टेक जो है, एक और रीजनल सब रीजनल कॉपरेशन का, उसके जरिए अपने आप को वहां पे, अगर साख काम नहीं करी तो बिम्स्टेक के जरिए। मगर सीधी सी बात ये है कि ये पाकिस्तान को ये जाहिर करना पड़ेगा कि भारत जो है, उसकी जनूबी एशिया के ताल्लुक से जो पॉलिसी है, वो इंतहाई कहना चाहिए कि वो है गलत किस्म की। तो हम्म। इसलिए मैं ये कहूँ, दूसरी चीज ये है कि अब चूंकि व्हाइट हाउस में तब्दीली आई है, आने वाली है, बल्कि आ गई है। और उसमें ये होगा कि बाइडेन कामिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो अगर न्यूट्रल रहती है, न्यूट्रलिटी, यानी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका तो कोई लेना देना, मतलब वो मोदी के साथ मिलके ट्रम्प ने बड़ी कोशिशें की और बहुत ज्यादा। और फिर आप ये भी देखें कि जो न्यू ईयर ट्वीट था 1 जनवरी 2018 का, ट्रम्प ने किस तरीके से पाकिस्तान को जो लताड़ा था,
किस तरीके हाँ से पाकिस्तान से कहा था कि वी आर पेइंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट यू आर हाँ नॉट हेल्पिंग अस इन अफगानिस्तान, यू आर इन्वॉल्व इन टेररिज्म, पता नहीं क्या क्या। तो हाँ। अमेरिका जो है जब दाखिली तौर पे जरा मुस्तहकम हो जाए, तो जाहिर है कि उसमें उसको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी कश्मीर के हम्म बारे में। उसको पोजीशन लेनी पड़ेगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए के बारे में, भारत में अकलियतियों के साथ जो सलूक हो रहा है उसके बारे में। तो अमेरिका जो है वो कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है यूरोपियन कंट्रीज को, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ठीक तीसरी है। चीज जो है कि रूस जो है, जो पहले हम्म भारत की का बड़ा हमनवा होता था, वो भी न्यूट्रल है। और हम्म चीन तो जाहिर है कि उसकी आपको पता है भारत के साथ। तो इस तरह हम्म से हम ये देख सकते हैं कि अगर भारत को हम्म आइसोलेट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ बातों से नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए उन लोगों को इंगेज करना पड़ेगा जो कि समझते हैं, जो कि सोचते हैं कि भारत की जो पॉलिसीज हैं पिछले 3-4 साल में, 5 साल में, उससे नुकसान जो है वो भारत को भी हुआ है, उससे नुकसान जो है वो जनूबी एशिया के ममालिक को भी हुआ है। और अमन और सलामती का जो पूरा एक अमल जो कि जनूबी एशिया में शुरू होना था, माशी ताउन का अमल, उसको भी धचका पहुंचा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहता हूं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं? सर, यूएई ने हमारे वीजे बंद कर दिए। वो समझते ये हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो कि मामलात ना खराब कर दे हमारे जो इधर आते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि इसराइल जो है वो उसको हमने रिकग्नाइज कर लिया है। और भी मुसलमान ममालों के उन्होंने वीजे बंद कर दिए हैं। सऊदी अरब जो है वो भी हमसे पैसे मांग लिए, और जारी बात है वो, हालांकि उनका हक है, ये नहीं कि उनको नहीं मांगने चाहिए थे, लेकिन मामलात उतना अच्छे नहीं है। और ये भी है कि थोड़ी लीडरशिप भी नई नई है, पुरानी बातें नहीं रही पाकिस्तान की। और हम नई जगहों पे जा भी नहीं रहे। ऑल्टरनेट नाम ईरान, टर्की, मलेशिया के साथ करीब हो पा रहे। करना क्या है मुसलमान दुनिया के हवाले से? क्या हमें अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा? पहले तो हमें चैलेंज होता था अमेरिका। सर, अभी अमेरिका के बाद मुसलमान दुनिया भी हमारे लिए चैलेंज है। सो व्हाट डू यू बिलीव, हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से सर? नहीं, ये बिल्कुल सही आपने आपने सवाल किया है, बहुत ही अहम सवाल है कि पाकिस्तान ने मतलब अपने क़याम से लेके आज तक बड़ी खुल के मतलब हिमायत की पैलेस्टीनियन कॉज की। इसके अलावा जो इश्यूज थे मुस्लिम वर्ल्ड के, उसमें पाकिस्तान खड़ा रहा कि दूसरी जो इस्लामिक समिट थी ओआईसी की, वो लाहौर में हुई थी सन 74 में। तो पाकिस्तान का तो किरदार है, मगर मैं फिर ये कहूंगा कि जब तक पाकिस्तान जो है वो दाखिली तौर पे मुस्तहकम नहीं होता, उस वक्त तक देखें, आजकल की दुनिया जो है वो तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है। ये तो ऑनलाइन आपको इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है, तो जो इमेज पाकिस्तान का बनता है वो तो कोई इतना मुस्बित नहीं बन रहा। वो तो इतना कोई पॉजिटिव इमेज जो है वो नहीं बन रहा कि हमारा जहाज जो है, पीआईए का जहाज, वो वहां पे उसको डिटेन कर लिया जाता है कि एक फनी खराबी की वजह से या एक ह्यूमन एरर की वजह से पाकिस्तान में, यानी कि ये बात है जनवरी की 5 की या 7 की, कि पूरे मुल्क में अंधेरा हो जाता है, 12.5 घंटे 20 घंटे बिजली नहीं होती। तो गवर्नेंस के इश्यूज जो पाकिस्तान के हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के इश्यूज हैं, और फिर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जब तक हम उससे नहीं निकलेंगे तो मुस्लिम दुनिया जो है। मगर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। मेरे ख्याल में उन्होंने पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से उन्होंने ये किया है। ये सऊदी अरब ने तो इसराइल के साथ जाहिर है कि मतलब असल चीज होती है खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी। कि अगर वो हमारा स्टैंस जो है वो प्रिंसिपल स्टैंस है इसराइल के बारे में, कि जब तक इसराइल जो है वो मकबूजा अरब इलाके खाली नहीं करेगा, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। जब तक ओआईसी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी, पाकिस्तान नहीं करेगा। अब इनको ब्लेम करते हैं, कुवैत को, इसको यूएई को ब्लेम कर रहे हैं, मोरक्को को ब्लेम कर रहे हैं, मगर बात यह है कि इसराइल को तस्लीम करने का अमल तो बहुत पहले से है। सबसे पहले तो मिस्र ने किया सन 78 में, उसके बाद जॉर्डन ने किया सन 94 में। तो ये दो जो मुस्लिम, फिर पीएलओ ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया, जो ओस्लो प्रोसेस था, सितंबर 13 2000, ये
1993 का, 1993 का, कि जब बिल क्लिंटन ने मीडिएशन कराई यासिर अरफात, जो कि पीएलओ के रहनुमा चेयरमैन थे, और इसाक राबिन, जो कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन दोनों के दरमियान, और फिर पीएलओ ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, इसराइल ने पीएलओ को तस्लीम कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि जो पूरा अमल था, अमन का अमल था मशरक वो फलस्तीनियों के साथ इसराइल का, उसको धचका पहुंचा जब वहां पे लिकट पार्टी इक़्तिदार में आई। इसाक राबिन को जब नवंबर 96 में कत्ल कर दिया गया, और फिर ओस्लो प्रोसेस भी खत्म हो गया। तो इसलिए ये मतलब मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान पे दबाव, जो बात कर रहे थे इमरान खान साहब, कि पाकिस्तान पे दबाव है इसराइल को, मतलब किस तरह का दबाव? कोई वजाहत उन्होंने नहीं की कि कौन दबाव डाल रहा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसराइल जो है, ठीक है, एक हकीकत है, इसराइल जो है वो एक तरीके से एक कामयाब रियासत है मशरक़ वस्ता की, द ओनली न्यूक्लियर स्टेट इन द मिडल ईस्ट। इसराइल की मईशत जो है वो बहुत मुस्तहकम है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सीधी सी बात है, कोई मुकाबला नहीं है। तो अरब ममालिक जो हैं, उनको अगर इस बारे में एहसास कमतरी है कि वो अपने इलाके खाली नहीं करा सके, वो इसराइल को शिकस्त नहीं दे सके, तो भाई, इफ यू कैन नॉट डिफीट योर एनिमी, यू जॉइन योर एनिमी। यही उन्होंने किया है। दे हैव हम्म। जॉइंड इसराइल। दे आर नाउ, चाहे वो, अब आप देखेंगे खबर आएगी कि बहरीन ने तस्लीम कर लिया, कुवैत ने कर लिया, ओमान ने कर लिया, तो भाई कर लें। मगर पाकिस्तान का तो असल चीज ये है कि जो सही मानों में कहना चाहिए कि जो थ्रेट परसेप्शन है इसराइल का, वो तो पाकिस्तान से भी तो है एक तरह से, कि पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, हम्म। और कोई नहीं है, ईरान भी नहीं है अभी। तो इसलिए इसराइल का पाकिस्तान से बरह रास्त कोई तनाज़ा नहीं है, मगर उनका अरसे से जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो एक फौजी ताकत है पाकिस्तान की, वो उनको खटकती है। कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है मुस्लिम दुनिया में जो कि मुकाबला कर सके पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ का। ये बात तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम मतलब जो मुस्लिम दुनिया में उन ममालिक जो आप कह रहे हैं, जिसमें टर्की है, जिसमें ईरान है, जिसमें मलेशिया है, ये वो ममालिक हैं जो कि सऊदी अरब जो है, जो हम्म। सऊदी लेड ओआईसी है, जो भी है, उसको वो इंडोर्स नहीं करते, क्योंकि ओआईसी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है एक तरह से। जो मुस्लिम दुनिया को मसाइल दरपेश हैं उनको हल करने के लिए, या उन पे सोचो विचार करने के लिए। तो हम्म। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुस्लिम मुल्क है इंडोनेशिया के बाद। अब इंडोनेशिया ने भी इसराइल को अगर तस्लीम कर लिया, तो मतलब ये फिर ये कहना कि पाकिस्तान, इन मुस्लिम ममालिक ने तस्लीम कर लिया, अरब ममालिक ने, तो पाकिस्तान भी कर ले। पाकिस्तान मेरे ख्याल में आखिरी मुल्क होगा जो इसराइल को तस्लीम करेगा, आखिरी होगा। और हाँ। इन दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित भी रहे हैं, खुफिया रवाबित भी रहे हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान की राय अम्मा इतनी मुखालिफ है हम्म। इसराइल के बारे में कि मेरे ख्याल में किसी भी हुकूमत में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इतना हाँ, बड़ा फैसला कर सके, और फिर वो उसके अवाम का जो गज़ब है, जो एंगर है, उसको वो फेस करे। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। ये आपने प्रॉपर अहाता कर लिया सर। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान दुनिया के साथ तो हमें पहले तो हमें इंटरनल चीजें ठीक करनी होगी, फिर दुनिया में एक्सेप्ट करेगी। और इकोनॉमी, इसके ऊपर चलो काम तो हो रहा है, काफी मेहनत लगे, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत ही पीछे रह गए हैं। अब तो अल्लाह ताला ही हमारी मेहरबानी करे और हम भी थोड़े हाथ हिलाएं। जिसे कहते हैं ना पंजाबी, आप पे भी कुछ करना पाएगा, मेरा साढ़े दिन ना रहना, वो चक्कर नहीं है। तो बेसिकली तो सर इम्पोर्टेंट ये था कि मैं आपसे समझता कि भारत कश्मीर के हवाले से हमें क्या करना है, मुस्लिम दुनिया के हवाले से हमें क्या करना है। बाकी भी सर है, चीन वगैरह भी है, वो आपसे किसी दिन और आपसे सीखूंगा कि हमें उसके हवाले से क्या करना है, क्यों। लेकिन इमीडिएटली जो हमें समझ आती है कि आज हमने डिस्कस किया कि फॉरेन पॉलिसी बनती कहाँ है, कहाँ बननी चाहिए, और मुस्लिम दुनिया के साथ क्या हो रहा है, इंडिया के साथ क्या हो रहा है। और डॉक्टर मोनेस आमर अपना एक इंतहाई एक्सक्लूसिव एनालिसिस दे रहे थे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।